चलिए अब हम अपनी सेल इंजरी यूनिट में आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे लेक्चर नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, चलिए देखो मान लो कोई नॉर्मल सेल है, अगर कोई स्ट्रेस आया तो सेल अपने आप को अडेप्ट करेगा, जिसको हम नाम देते हैं अडेप्टेशन। ठीक है, अब पिछले लेक्चर्स में हम अडेप्टेशंस को कवर कर चुके हैं। अडेप्टेशन क्या क्या हो सकता है? हाइपरट्रोफी हो सकती है, एट्रोफी हो सकती है, हाइपरप्लेजिया हो सकता है, मेटाप्लेजिया हो सकता है, डिस्प्लेजिया हो सकता है। ठीक है, ये सारे अडेप्टेशन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं स्ट्रेस कंटिन्यू रहा तो सेल इंजर्ड हो जाएगा। वो भी कैसा इंजर्ड? रिवर्सिबल सेल इंजर्ड। ठीक है, चलिए अब एक बात और ध्यान रखना, रिवर्सिबल सेल इंजरी में अगर आप स्ट्रेस को या इंजूरियस स्टिमुलाई को हटा दोगे तो सेल अपनी नॉर्मल स्टेट पर जा सकता है। ठीक है, चलिए तो वही बात है, अगर एडेप्टेशन तक आप स्ट्रेस को हटा दोगे तो सेल अपनी नॉर्मल स्टेट पर पहुंच जाएगा। ठीक है, वहीं अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी तक भी आप स्ट्रेस को हटा दोगे तो सेल अपनी नॉर्मल स्टेट पर पहुंच सकता है। ठीक है, चलिए ये सारा कुछ हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देख चुके थे। ठीक है, चलिए अब देखो ये नोट पॉइंट ध्यान रखो। इफ इंजूरियस स्टिमुलाई आर रिमूव्ड सेल कैन गो टू इट्स नॉर्मल स्टेट। वही बात है, अगर आप स्ट्रेस को हटा दोगे तो सेल अपनी नॉर्मल स्टेट पर पहुंच सकता है। चलिए अब देखो मैकेनिज्म देख लेते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी की। चलिए अब देखो मान लो कोई स्ट्रेस आया, मतलब ऑक्सीजन की कमी हुई, मतलब हाइपोक्सिया हुआ। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आप ऑक्सीजन लेवल कम कर दोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो गया। उसके बाद एटीपी सिंथेसिस कम हो जाएगी। उसका रीज़न क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो एटीपी को सिंथेसाइज करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया ही डिसफंक्शन हो गया तो एटीपी नहीं बन पाएगी। ठीक है, अब ये एक एमसीक्यू है कि कितनी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, कितनी एटीपी सिंथेसिस परसेंटेज कम हो जाए, जिसको हम कहेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो ध्यान रखना, अगर 5 से 10% एटीपी सिंथेसिस कम हो जाए तो रिवर्सिबल सेल इंजरी के फीचर्स देखने को मिलते हैं। ये प्रॉपर एमसीक्यू है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एटीपी सिंथेसिस कम होने की वजह से 3 चीज़ें होंगी जो आपको पता होनी चाहिए। पहली, फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। ठीक है, देखो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप जो है उसका काम क्या होता है? वो 3 सोडियम सेल से लेता है और सेल के बाहर भेजता है, वहीं 2 पोटेशियम सेल के बाहर से लेता है और सेल तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये काम होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप का। ठीक है, लेकिन इस काम को करने के लिए सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप डिपेंड होता है एटीपी पर। ठीक है, अब मान लो रिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई तो एटीपी सिंथेसिस कम हो गया। अगर एटीपी सिंथेसिस कम हो गया तो क्या सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप अपना प्रॉपर काम कर पाएगा? नहीं। ठीक है, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में पहली चीज़ क्या इफेक्ट होती है? वो होती है सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। ध्यान रखना। ठीक है, चलिए वहीं दूसरी चीज़ क्या होती है? एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है। ठीक है, मतलब ना क्रेब्स साइकिल होगी। क्रेब्स साइकिल क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? ग्लाइकोलिसिस। वो भी कौन सी? एनाएरोबिक, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या होगी? डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स अटैच होते हैं। वो अटैच इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर एटीपी सप्लाई मिल रही होती है। मतलब राइबोसोम को और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जोड़ने का काम कौन करती है? एटीपी। अब सेल इंजर्ड हो गया, मतलब हाइपोक्सिया हो गया या कोई स्ट्रेस आया तो एटीपी सिंथेसिस कम हो गई। अगर एटीपी सिंथेसिस कम हो गई तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम डिटैच हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में आपको ये 3 चीज़ें पता ही होनी चाहिए। एक, फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। दूसरी, एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। तीसरी, डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए अब देखो फेलियर ऑफ पंप देखते हैं। चलिए अब देखो ये है इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ये है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या होता है, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है,
मान लो एटीपी सप्लाई नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, तो ये नॉर्मली क्या करेगा, 3 सोडियम सेल के अंदर से उठाएगा और बाहर सेंड कर देगा। वहीं 2 पोटेशियम सेल के बाहर से उठाएगा और सेल के अंदर सेंड कर देगा। ठीक है, मतलब 3 सोडियम को आउट करेगा, 2 पोटेशियम को इन करेगा। ये नॉर्मल काम होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप का। ठीक है, चलिए तो देखो इसकी वजह से क्या होगा, इंट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स में सोडियम कम रहेगा, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में सोडियम ज़्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए सेल इंजरी हो गई। अगर सेल इंजरी हो गई तो पंप का फेलियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो नॉर्मली क्या कर रहा था, 3 सोडियम को बाहर भेज रहा था, 2 पोटेशियम को अंदर भेज रहा था। लेकिन अगर सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप फेल कर जाएगा तो रिवर्सिबल इफेक्ट दिखाएगा। मतलब ये 3 सोडियम को अंदर भेजेगा, 2 पोटेशियम को बाहर भेजेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि मान लो एटीपी सिंथेसिस कम हो गई तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप पर क्या इफेक्ट आएगा। तो ध्यान रखना, अगर एटीपी की कमी हो जाएगी तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप रिवर्सिबल इफेक्ट दिखाएगा। रिवर्सिबल इसलिए क्योंकि देखो नॉर्मली ये 3 सोडियम को बाहर भेज रहा था, 2 पोटेशियम को अंदर, लेकिन अगर एटीपी सिंथेसिस कम हो जाएगी, एटीपी की कमी हो जाएगी तो देखो ये 3 सोडियम को अंदर भेजेगा, 2 पोटेशियम को बाहर, मतलब अपने इफेक्ट को रिवर्स कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, रिवर्सिबल सेल इंजरी। इसमें इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में सोडियम बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में सोडियम कम हो जाएगा। ठीक है, देखो ये है नॉर्मल कंडीशन और ये है इंजर्ड कंडीशन। ठीक है, अब जैसे ही सोडियम अंदर की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा तो चीज़ें डिफ़िकल्ट होने चालू हो जाएंगी सेल के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो मान लो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप का इफेक्ट रिवर्स हो गया तो ये 3 सोडियम अंदर भेजेगा, 2 पोटेशियम बाहर। ठीक है, और ध्यान रखना जिधर सोडियम जाता है उधर पानी जाता है, मतलब सोडियम अपने साथ वाटर को लेकर चलता है। ठीक है, तो अगर अंदर की तरफ सेल के सोडियम जाएगा तो सोडियम के साथ साथ वाटर भी एंटर करेगा। ठीक है, ये रिवर्सिबल सेल इंजरी वाला सेल है। ठीक है, चलिए तो इससे क्या होगा, मान लो सोडियम सेल के अंदर ज़्यादा गया तो उसके साथ साथ पानी भी गया, तो इधर होगी सेलुलर स्वेलिंग, मतलब सेल अपना साइज बड़ा कर लेगा, फूल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको आप क्या नाम दे रहे हो, सेलुलर स्वेलिंग। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो सेलुलर स्वेलिंग को हाइड्रोपिक चेंज भी कहते हैं। हाइड्रोपिक चेंज, देखो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी, तो पानी की वजह से चेंज आया इसलिए इसका नाम दे दिया हाइड्रोपिक चेंज। ठीक है, और इसको ऑल्सो नोन एज क्लाउडी चेंज भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप पर देखोगे तो एक क्लाउड की तरह दिखेगा, इसलिए इसका नाम दे दिया हमने क्लाउडी चेंज। ठीक है, चलिए और ये बात ध्यान रखना, ये बहुत बेहतरीन एमसीक्यू है कि फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन सेल इंजरी वो होता है सेलुलर स्वेलिंग या हाइड्रोपिक चेंज या क्लाउडी चेंज। ठीक है, मैं चीज़ों को समराइज करता हूँ। देखो पहली चीज़, अगर एटीपी की कमी होगी तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप अपना इफेक्ट रिवर्स कर लेगा। ठीक है, जिसकी वजह से सोडियम सेल के अंदर ज़्यादा जाएगा। अगर सोडियम जाएगा तो पानी भी जाएगा, अगर पानी जाएगा तो सेल स्वेल हो जाएगा। सेल स्वेल हो जाएगा, उसी को आप कहोगे हाइड्रोपिक चेंज या क्लाउडी चेंज। और ध्यान रखना ये फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंज है इन सेल इंजरी। ठीक है, चलिए देखो ये एक नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल है मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब मान लो रिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई, वही सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप का फेलियर हो गया, तो क्या होगा, पहली चीज़ सेल अपना साइज बड़ा करेगा। सेल अपना साइज क्यों बड़ा करेगा, क्योंकि देखो सोडियम सेल के अंदर ज़्यादा जाएगा और सोडियम के साथ साथ वाटर भी जाएगा, तो अगर वाटर पूरे सेल में भर जाएगा तो सेल फूल जाएगा। ठीक है, वही हाइड्रोपिक चेंज या सेलुलर स्वेलिंग या क्लाउडी चेंज। ठीक है, और देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, आप सोचो अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई तो पानी सेल के अंदर काफ़ी जाएगा। अब अगर सेल के अंदर पानी ज़्यादा जाएगा तो उसके ऑर्गेनल्स के अंदर भी जाएगा, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जाएगा और हो जाएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग और
माइटोकॉन्ड्रिया स्वेलिंग। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो आप, अगर एक घर में पानी जाएगा तो उसके कमरों में भी जाएगा। ठीक है, यहाँ पर घर क्या हो गया आपका सेल, यहाँ पर कमरे क्या हो गए ऑर्गेनल, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देखो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया छोटा है, यहाँ पर बड़ा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी घुस गया तो माइटोकॉन्ड्रिया स्वेलिंग हो गई। वहीं यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटा दिखाया है, यहाँ पर बड़ा दिखाया है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी पानी घुस गया तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग हो गई। वहीं यहाँ पर देखो ये सेल छोटा सा दिखाया है, ये पूरा सेल बड़ा दिखाया है, क्यों? क्योंकि पानी घुस गया है। ठीक है, चलिए अब देखो स्वेलिंग इन रिवर्सिबल सेल इंजरी, पहली सेलुलर स्वेलिंग, दूसरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर स्वेलिंग, तीसरी माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग। ठीक है, ये सब हम पिछली वाली स्लाइड में देख चुके हैं, तो ये आपको आना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें स्वेल कर जाती हैं। ठीक है, चलिए अब देखो नोट पॉइंट देखो, ड्यू टू स्वेलिंग, स्वेलिंग की वजह से माइक्रोविलाई फ्लैटेंड हो जाती हैं। ठीक है, देखो कुछ सेल्स होते हैं जैसे इंटेस्टाइन के सेल, तो उनके सरफेस पर माइक्रोविलाई होती हैं। ठीक है, जैसे ही सेल इंजरी होगी तो पानी भर जाएगा, और जैसे ही पानी भरेगा तो जो माइक्रोविलाई हैं उनके अंदर भी पानी भर जाएगा, जिसकी वजह से जो माइक्रोविलाई हैं वो फ्लैटेंड हो जाती हैं या आपका डिसअपियर हो जाती हैं। ठीक है, चलिए देखो ये एक नॉर्मल सेल है, ये माइक्रोविलाई हैं। ठीक है, अब सेल इंजरी के बाद सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी, फिर जिसकी वजह से देखो ये माइक्रोविलाई फ्लैटेंड हो जाएंगी या आपका हो डिसअपियर हो जाएंगी। तो 4 चीज़ें ध्यान रखना रिवर्सिबल सेल इंजरी में, पहली सेलुलर स्वेलिंग, दूसरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग, तीसरी माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग, चौथी माइक्रोविलाई फ्लैटेंड या माइक्रोविलाई डिसअपियर। ठीक है, चलिए साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स, चलिए देखते हैं। देखो ये नॉर्मल सेल है, ठीक है, नॉर्मल सेल है। अब मान लो रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई, तो अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी तो सेल के अंदर पानी ज़्यादा भरेगा, मतलब सेलुलर स्वेलिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखो मान लो पानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा भर रहा है। ठीक है, इस सेल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है। ठीक है, तो एक वक्त यह आएगा कि वो इतना पानी भर जाएगा कि सेल उस पानी को अपने अंदर नहीं झेल पाएगा, ये नहीं समा पाएगा। ठीक है, तो अब सेल क्या करेगा, सेल स्टार्ट करेगा इस तरह से स्ट्रक्चर बनाने, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने अंदर रख सके। ठीक है, और इन स्ट्रक्चर को आप कहते हो साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स। तो ध्यान रखना रिवर्सिबल सेल इंजरी में साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स बनती हैं। ठीक है, चलिए अब देखो डैमेज टू फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, अब देखो रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई। ठीक है, अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई, वही सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप का फेलियर हुआ, मतलब सोडियम सेल के अंदर ज़्यादा आएगा, सोडियम आएगा तो वाटर भी ज़्यादा आएगा, अगर वाटर ज़्यादा आएगा तो सेल फूलने लगेगा, जिसको आपने नाम दिया सेलुलर स्वेलिंग। ठीक है, अब देखो अगर सेल फूलने लगेगा तो जो आउटर मेम्ब्रेन होगी सेल की, मतलब सेल मेम्ब्रेन, मतलब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। अगर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो वो अपनी परमिएबिलिटी को कहीं ना कहीं लॉस्ट करेगी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी परमिएबिलिटी को लॉस्ट करेगी तो उसके अंदर कैल्शियम भी घुसेगा। ठीक है, देखो कैल्शियम की कहानी ऐसे समझो, नॉर्मली कैल्शियम सेल के बाहर रहता है, सेल के अंदर कैल्शियम 0.001%, मतलब बहुत कम परसेंटेज में कैल्शियम रहता है। उसका रीज़न ये है, कैल्शियम बहुत सारे एंजाइम्स की तरह, एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, कैल्शियम को सेल के बाहर रखती है। लेकिन अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी परमिएबिलिटी को खोने लगी, तो कैल्शियम भी सेल के अंदर पहुंच जाएगा, और जैसे ही कैल्शियम सेल के अंदर पहुंच जाएगा तो वो बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। उसमें से एक एंजाइम है फॉस्फोलाइपेज। अब फॉस्फोलाइपेज क्या करेगा, इस सेल मेम्ब्रेन को या ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा। ठीक है, तो समझ में आया डैमेज टू फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। चलिए देखो पहली चीज़ वही फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, तो सोडियम सेल के अंदर ज़्यादा जाएगा, उसके साथ साथ पानी भी जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम भी जाएगा। कैल्शियम क्यों गया, क्योंकि परमिएबिलिटी अपनी सेल मेम्ब्रेन लॉस्ट करने लगी। ठीक है, अब जैसे ही कैल्शियम सेल के अंदर पहुंच जाएगा, मतलब ये कैल्शियम है। ठीक है, तो ये कैल्शियम एक्टिवेट करेगा बहुत सारे एंजाइम को
और उस एंजाइम का नाम क्या है? फोस्फोलाइपेज। अब फोस्फोलाइपेज क्या करेगा? सेल मेम्ब्रेन का डाइजेशन करेगा, सेल मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनल्स का डाइजेशन करेगा। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ समझो, कैल्शियम इन सेल इंजरी, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान रखना। देखो इंट्रासेलुलर कैल्शियम नॉर्मली कम होता है, मैंने बताया क्यों, क्योंकि वो बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है, इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है? कैल्शियम को सेल के बाहर रखती है। लेकिन अब इंजरी हो जाएगी तो सेल मेम्ब्रेन अपनी परमिएबिलिटी कहीं ना कहीं लॉस्ट करेगी। ठीक है, तो सेल के अंदर कैल्शियम घुस जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी दो केस बनते हैं, एक माइल्ड इंक्रीज इन कैल्शियम, एक सीवियर इंक्रीज इन कैल्शियम। मतलब एक केस वो बनता है जब थोड़ा बहुत ही कैल्शियम आ पाया, और एक केस वो बनता है जब बहुत ज़्यादा कैल्शियम सेल के अंदर आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर माइल्ड इंक्रीज होता है कैल्शियम तो वो होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी में, जबकि इरिवर्सिबल सेल इंजरी में सीवियर इंक्रीज करता है कैल्शियम। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, क्या कैल्शियम सेल के अंदर रिवर्सिबल सेल इंजरी में आता है? तो आप कहोगे हाँ, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी में कैल्शियम ज़्यादा घुसता है सेल के अंदर, जबकि रिवर्सिबल सेल इंजरी में माइल्ड इंक्रीज करता है। ठीक है, चलिए अब देखो माइलिन फिगर्स। ठीक है, माइलिन फिगर्स देखो, ये एक सेल मेम्ब्रेन है सेल की, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब देखो वही, अब देखो सेलुलर स्वेलिंग हुई तो इस मेम्ब्रेन पर प्रेशर पड़ा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसने अपनी परमिएबिलिटी कहीं ना कहीं लॉस्ट की, तो ये जो कैल्शियम बाहर था ये अंदर चला गया। ठीक है, अब जैसे ही कैल्शियम अंदर चला गया तो इसने कई सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट किया, जैसे फोस्फोलाइपेज। तो अब फोस्फोलाइपेज क्या करेगा? देखो इस सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा। क्या इसने डैमेज किया? बिल्कुल। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन को भी डैमेज कर देगा। वहीं न्यूक्लियस के पास भी मेम्ब्रेन होगी तो वो उसको भी डाइजेस्ट कर देगा। वहीं माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी मेम्ब्रेन होगी तो वो उसको भी डाइजेस्ट कर देगा। मतलब जो फोस्फोलाइपेज है वो मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेगा। अब जब मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेगा तो जो मेम्ब्रेन के रेमिनेंट हैं वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी हुई होती है? फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वहीं देखो अब सेल के अंदर कैल्शियम भी आ चुका है। देखो ये सब कैल्शियम है, ये सब कैल्शियम है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सब कैल्शियम है। ठीक है, अब देखो साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन के टुकड़े भी पड़े हैं। ठीक है, और कैल्शियम भी बड़ा है। कैल्शियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, जबकि फोस्फोलिपिड के पास नेगेटिव चार्ज है। तो अब क्या करेगी ना, ये दोनों एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगाएंगे, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये एक स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको आप नाम दोगे माइलिन फिगर्स। ठीक है, ध्यान रखना माइलिन फिगर स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर होता है, ये कंटेन करता है फोस्फोलिपिड एंड कैल्शियम। ठीक है, चलिए ये देखो स्पाइरल शेप है ना। ठीक है, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में माइलिन फिगर्स मिलती हैं, ध्यान रखना। माइलिन फिगर्स कंपोजिशन वही, ये कंपोज करती हैं फोस्फोलिपिड प्लस कैल्शियम, लेकिन ध्यान रखना फोस्फोलिपिड इनके अंदर ज़्यादा मिलता है एज कंपेयर टू कैल्शियम। माइलिन फिगर सिंथेसिस ड्यू टू, देखो वही पहली चीज़, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम बढ़ेगा तो वो एक्टिवेट कर देगा फोस्फोलाइपेज एंजाइम को, वो डाइजेस्ट कर देंगी फोस्फोलिपिड बाइलेयर को, जिसकी वजह से माइलिन फिगर्स बनेंगी। दूसरी चीज़ है सेलुलर स्वेलिंग। सेल स्वेल करेगा तो सेल मेम्ब्रेन पर ज़्यादा प्रेशर आएगा, जब उस पर सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर ज़्यादा आएगा तो वो डाइजेस्ट होना मतलब टूटना चालू कर देगी, जिसकी वजह से माइलिन फिगर्स बनेंगी। ठीक है, तो देखो ये दो कारण हैं जिनकी वजह से माइलिन फिगर बनती है। चलिए एक नोट पॉइंट ध्यान रखो, वो नोट पॉइंट ये है कि माइलिन फिगर्स प्रेजेंट इन बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, बट मोर सीन इन इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, मतलब माइलिन फिगर्स रिवर्सिबल सेल इंजरी में भी पाई जाएंगी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में भी पाई जाएंगी, लेकिन इरिवर्सिबल सेल इंजरी में ज़्यादा होंगी। उसका रीज़न देखो, रिवर्सिबल सेल इंजरी में कैल्शियम कम सेल के अंदर घुसेगा, इसलिए फोस्फोलाइपेज एंजाइम कम एक्टिवेट होगा,
जबकि इरिवर्सिबल सेल इंजरी में बहुत सारा कैल्शियम सेल के अंदर घुसेगा, इसलिए फोस्फोलाइपेज एंजाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, इसलिए वो ज़्यादा मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेगा। अब मेम्ब्रेन ज़्यादा डाइजेस्ट होगी, कैल्शियम भी ज़्यादा होगा, तो माइलिन फिगर्स तो ज़्यादा बनेंगी ही। ठीक है, चलिए अब देखो माइलिन फिगर की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो वही कॉन्सेंट्रिक लेमिनेशन होते हैं, वही स्पाइरल शेप, ड्राइव फ्रॉम मेम्ब्रेन ऑफ सेल या सेल ऑर्गेनल, कंपोज्ड ऑफ फोस्फोलिपिड एंड कैल्शियम, लेकिन ध्यान रखना फोस्फोलिपिड ये ज़्यादा कंटेन करती हैं। ठीक है, चलिए एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, देखो ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन हुआ था। ठीक है, जिसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस कम हुई थी। ठीक है, उसकी वजह से 3 इम्पैक्ट पड़े थे सेल पर। एक सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप फेल कर गया था, दूसरा एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस हुई थी, तीसरा डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुए थे। ठीक है, चलिए तो हमने पहली चीज़ देख ली फेलियर ऑफ पंप, अब हम दूसरी चीज़ देखने जा रहे हैं एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, देखो एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में लैक्टिक एसिड बढ़ेगा। लैक्टिक एसिड इसलिए बढ़ेगा क्योंकि देखो मान लो एक सेल के पास पूरी तरह से ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सेल ग्लाइकोलिसिस करेगा और ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, पायरुविक एसिड। फिर पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा। ठीक है, अब मान लो किसी सेल के पास ऑक्सीजन ही नहीं है तो पायरुविक एसिड तो बनेगा, ग्लाइकोलिसिस तो होगी। ठीक है, लेकिन वो पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रेब्स साइकिल चलेगी ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। ठीक है, तो समझ आया कि एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में लैक्टिक एसिड क्यों बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब अगर लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा तो पीएच घट जाएगी। ठीक है, पीएच घट जाएगी। अब अगर पीएच घट जाएगी तो न्यूक्लियर क्रोमेटिन का क्लम्पिंग हो जाएगी, पीएच घट जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना लैक्टिक एसिड के बढ़ने को हम कहते हैं लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड एक एसिड है तो वो पीएच कम कर देगा। पीएच कम कर देगा मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा। अब एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा तो जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन है उसकी क्लम्पिंग हो जाएगी। ध्यान रखना बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियर क्रोमेटिन इज द फीचर ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, चलिए अब देखो डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये थर्ड चीज़ है जो रिवर्सिबल सेल इंजरी में होगी। ठीक है, देखो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाइट जो दिख रहे हैं ये राइबोसोम है और ये रेड जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अभी एटीपी की सप्लाई प्रॉपर है तो ये कंबाइन है, लेकिन मान लो रिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई, एटीपी सिंथेसिस डिक्रीज कर गई तो ये एक दूसरे से डिटैच कर जाएंगे। ठीक है, देखो ये जो राइबोसोम है ये अलग हो गए और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग हो गया। ठीक है, देखो ये वाइट वाइट राइबोसोम है। अब इसकी वजह से 2 चीज़ें होंगी, पहली प्रोटीन सिंथेसिस कम होगी। ठीक है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता था, प्रोटीन सिंथेसिस। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही डैमेज हो गया, मतलब डिसफंक्शन हो गया, तो प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगा। दूसरे लिपिड सिंथेसिस बढ़ जाएगा। अगर लिपिड सिंथेसिस बढ़ जाएगा तो फैटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, 2 चीज़ें, पहला प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगा तो इस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए लिपिड सिंथेसिस बढ़ जाएगा, और जैसे ही लिपिड सिंथेसिस बढ़ जाएगा तो फैटी चेंज होगा। और ध्यान रखना फैटी चेंज ज़्यादातर लीवर में होता है। तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, तो आपको 2 चीज़ें बतानी है, एक सेलुलर स्वेलिंग, एक फैटी चेंज, स्पेशली होता है लीवर के अंदर। ठीक है, चलिए अब देखो एमसीक्यू को देखने से पहले एक कॉन्सेप्ट और देखो। ठीक है, देखो माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी। ठीक है, देखो वही बात है, रिवर्सिबल सेल इंजरी की वजह से कैल्शियम बहुत ज़्यादा घुस जाएगा सेल के अंदर। ठीक है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी घुसेगा। ठीक है, और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसेगा तो इसको हमने नाम दिया माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज़। ठीक है, जिसको एक और नाम है एमोर्फस डेंसिटीज़। ठीक है, कुछ नहीं, अगर कैल्शियम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुस जाएगा तो उसको आप नाम दोगे माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज़ या एमोर्फस डेंसिटीज़। ठीक है, ये नोट पॉइंट ध्यान रखो, माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज प्रेजेंट इन बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। चाहे रिवर्सिबल सेल इंजरी हो या इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो, माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज दोनों में ही प्रेजेंट होंगी। अब देखो रिवर्सिबल सेल इंजरी,
फिर इधर आता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, देखो रिवर्सिबल सेल इंजरी में माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज स्टार्ट होती हैं बनना, इसलिए हम इसको नाम देते हैं स्मॉल एमोर्फस डेंसिटीज, जबकि इरिवर्सिबल सेल इंजरी में अपना नंबर बढ़ाती हैं माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज, इसलिए इसको हम नाम देते हैं लार्ज एमोर्फस डेंसिटीज। ठीक है, ध्यान रखना स्मॉल एमोर्फस डेंसिटीज इज द फीचर ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, जबकि लार्ज एमोर्फस डेंसिटीज इज द फीचर ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल है और यहाँ पर लार्ज है, ये 2 पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब देखो एक कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनल अफेक्टेड इन रिवर्सिबल सेल इंजरी, तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान दो, पहली स्लाइड अपनी ये थी कि अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन सेल इंजरी, पता है आपको हाइड्रोपिक चेंज, हाइड्रोपिक चेंज को ही सेलुलर स्वेलिंग कहते हैं या फिर क्लाउडी चेंज कहते हैं। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आयन रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल इंजरी, पता है आपको कैल्शियम। सारे रिस्पेक्टेड एग्जाम के एमसीक्यू हैं, इसलिए सब आने चाहिए आपसे। फैटी चेंज सीन इन विच ऑर्गन, लीवर, लीवर में फैटी चेंज ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ माइलिन फिगर, वही फोस्फोलिपिड प्लस कैल्शियम, लेकिन फोस्फोलिपिड ज़्यादा होता है और कैल्शियम कम होता है। ठीक है, चलिए स्मॉल एमोर्फस डेंसिटीज इज द फीचर ऑफ, वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवर्सिबल सेल इंजरी। वही लार्ज, देखो लार्ज एमोर्फस डेंसिटीज इज द फीचर ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है, तो आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।